बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। बहुत बड़ी खबर है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। कैसे हुआ यह हादसा, इसके क्या असरात पड़ सकते हैं और इसका क्या मतलब है, इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा यानी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होती नज़र आ रही हैं। ये मामला क्या है, सबसे पहले हेडलाइंस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। तमिलनाडु में खराब मौसम के दौरान क्रैश, बीवी और 12 दूसरे भी जान से गए। लाशें पहचान के काबिल नहीं रही, डीएनए के जरिए शिनाख्त की जाएगी। मुल्क सकते में, वजीर आजम ने लिया सीसीएस की मीटिंग में सूरत हाल का जायजा। जनरल रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, फौजों के मॉडर्नाइजेशन को अहमियत दे रहे थे। मोहम्मद बिन सलमान खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद के मिशन पर। ओमान के बाद यूएई पहुंचे, अबूधाबी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात, कतर रवाना। खशोगी कत्ल केस के सिलसिले में पेरिस में गलत आदमी को पकड़ा गया, सऊदी अरब ने किया दावा। वियना बातचीत के दौरान अमेरिका ने लगाई ईरान पर नई पाबंदियां। तेहरान ने कहा बातचीत और पाबंदियां साथ साथ नहीं चल सकते। जर्मनी में एंजेला मर्केल का दौर खत्म, सोशल डेमोक्रेट लीडर ओलाफ शोल्स नए चांसलर। वैक्सीन्स ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार हैं, WHO का बयान। इंडिया में 8,439 नए कोविड केस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और 13 दूसरों को ले जाने वाला एक फौजी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में टेक ऑफ के बाद हादसे का शिकार हो गया और हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम लोग हलाक हो गए। कहा गया कि लाशें मिल गई हैं। इस हेलीकॉप्टर पर जुमला 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत की बीवी, उनके डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और एयरफोर्स के सिपाही शामिल थे। हेलीकॉप्टर पर सवार लोगों में प्रेसिडेंट डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन मधुलिका रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के DA ब्रिगेडियर LS लीडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के SO हरजिंदर सिंह और 5 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स शामिल थे। लाशों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जा रही है, क्योंकि लाशें इस काबिल नहीं रही कि उन्हें पहचाना जा सके। बिपिन रावत की बीवी सुबह 9 बजे एक खुसूसी हवाई जहाज से दिल्ली से रवाना हुई थी।
एयर फोर्स ने सबसे पहले एक ट्वीट में कहा कि MI-17 P5 हेलीकॉप्टर जिस पर जनरल बिपिन रावत सवार थे तमिलनाडु के कोनूर के करीब हादसे का शिकार हो गया। ये जगह ऊटी के पास है। हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। जनरल रावत ने सुबह दिल्ली से सोलूर के लिए फ़्लाइट पकड़ी थी। उस वक्त फ़्लाइट में 9 लोग सवार थे। सोलूर से फ़्लाइट में मज़ीद 5 लोग शामिल हुए। ये एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर था जिसने कोयम्बतूर के सोलूर के एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी और वो डिफेंस कॉलेज वेलिंगटन जा रहे थे। यह हादसा नीलगिरी के इलाके में पेश आया। सबसे पहले दोपहर 12:20 पर क्रैश की खबर सामने आई। डिफेंस ओहदेदारों को मकामी देहातियों से इस बारे में जानकारी मिली। हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं जो एक पहाड़ी पर बिखरा हुआ है। मकामी लोगों ने जली हुई लाशें निकाली। 63 साल जनरल बिपिन रावत ने जनवरी 2019 में इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली थी। फौज की 3 शाखों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर ये ओहदा बनाया गया था। वो फौजों के मॉडर्नाइजेशन पर बहुत तवज्जो दे रहे थे और एक ऐसे वक्त ये सानहा पेश आया है जब इंडिया को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। ख़ासतौर पर चाइना इलाके में बहुत सरगर्म है। उन्हें हाल ही में बनाए गए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का चीफ भी मुकर्रर किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया। ये मीटिंग शाम 6:30 बजे हुई। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर आज़म मोदी को इस वाक़े के बारे में ब्रीफिंग दी। कई साबिक़ फौजी चीफ्स ने सदमे का इजहार किया, बल्कि पूरा मुल्क सख्ते में है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि MI-17 डबल इंजन हेलीकॉप्टर एक मजबूत हेलीकॉप्टर था जिसका इस्तेमाल VVIPs की फ़्लाइट्स के लिए किया जाता था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को पार्लियामेंट में इस हादसे के बारे में ब्रीफिंग देंगे। राजनाथ सिंह 4 शंबे को नई दिल्ली में बिपिन रावत के घर भी गए। बताया गया कि राजनाथ सिंह सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर के सीनियर अहदेदारों की एक मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह ने वज़ीर आज़म को इस क्रैश के बारे में तफसीलात बताईं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस बारे में बताया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौरी कोयम्बतूर पहुंच गए। वो इस हादसे के बारे में जानकर सख्ते में आ गए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी अपनी मसरूफियात बर्खास्त कर दी। तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने सदमे का इजहार किया। बताया गया कि जिस वक्त हादसा पेश आया बहुत कोहर था और हद नज़र बहुत कम हो गई थी। इस तरह समझा जा रहा है कि ख़राब मौसम की वजह से यह हादसा पेश आया। देखते हैं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जर्मनी में अरकान पार्लियामेंट ने सोशल डेमोक्रेट लीडर ओलाफ शोल्स को नया चांसलर चुन लिया है। इसके साथ ही एंजेला मर्केल का 16 साल दौर ख़त्म हो गया। वो एक कंजर्वेटिव लीडर थी। इसके साथ ही जर्मनी में यूरोप की हामी हुकूमत बन गई है जिसने ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का वादा किया है। 63 साल शोल्स एंजेला मर्केल हुकूमत में वज़ीर फाइनेंस और वाइस चांसलर की हैसियत से काम कर चुके हैं। 1995 उन्हें 395 अरकान पार्लियामेंट में से ज़्यादातर की तायीद हासिल हुई। बाद में सदर ने उन्हें बाकायदा तौर पर चांसलर करार दिया और उन्हें पार्लियामेंट के स्पीकर ने हलफ दिलाया। 63 साल एंजेला मर्केल जो फिलहाल रुकने पार्लियामेंट नहीं है, विजिटर्स गैलरी में बैठकर पार्लियामेंट की कार्रवाई देख रही थी। उन्होंने कहा कि वो अब किसी और सियासी रोल की तमन्ना नहीं रखती। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो आगे क्या करना चाहती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो किताबें पढ़ने के लिए और सोने के लिए वक्त निकालेंगी। मर्केल ने बाकायदा तौर पर यूरोप की सबसे बड़ी मुआशी ताकत की हैसियत से यानी चांसलर की जिम्मेदारी शोल्स के हवाले कर दी। जर्मनी में ये तब्दीली एक ऐसे वक्त आई है जब मुल्क कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना कर रहा है और मईशत तबाहाल है। शोल्स अपनी नर्म मिजाजी और संजीदगी की वजह से जाने जाते हैं। उन्हें जर्मन चांसलर का फितरी जानशीन समझा जा रहा था। वो एक पुरकशिश शख्सियत रखते हैं। उन्होंने तब्दीली लाने का वादा किया है। नई हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं जिनमें क्लाइमेट चेंज भी एक अहम मसला है।
मलेशिया की एक अपील्स कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक की सज़ा को बरकरार रखा है, जिन्हें करप्शन का मुजरिम करार दिया गया था। नजीब रज़ाक 2018 तक वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्हें इलेक्शंस में शिकस्त हुई थी। उन्हें 42 मिलियन रिंगिट यानी $9.88 मिलियन के गलत इस्तेमाल का मुजरिम करार दिया गया और 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। अपील्स कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट के फैसले से इत्तेफाक करती है। जज अब्दुल करीम अब्दुल जलील ने कहा कि हम अपील को रद्द करते हैं और सज़ा को बरकरार रखते हैं। 68 साल नजीब को ज़मानत पर रिहा किया गया क्योंकि उनकी अपील पर सुनवाई हो रही थी। वो अब भी आज़ाद रहेंगे और मलेशिया की सबसे बड़ी अदालत फेडरल कोर्ट में अपील करेंगे। उन पर ओहदे के गलत इस्तेमाल, रकम में उलटफेर, मनी लॉन्ड्रिंग और भरोसा तोड़ने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। सऊदी अरब ने कहा है कि फ्रांस ने जमाल खशोगी कत्ल केस के सिलसिले में जिस शख्स को पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है वो गलत आदमी है। सऊदी ओहदेदारों ने इसे गलत पहचान का नतीजा करार दिया। फ्रेंच पुलिस ने तुर्की के एक वारंट पर अमल करते हुए रियाद की फ्लाइट में बैठने की कोशिश करने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया और कहा कि वो उस कातिल दस्ते में शामिल था जिसने 2018 में जमाल खशोगी को तुर्की में सऊदी कौंसलेट के अंदर हलाक किया था। पेरिस में सऊदी अरब के सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए शख्स का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि खालिद अल उतैबी सऊदी अरब में एक बहुत कॉमन नाम है और ये शख्स वो खालिद उतैबी नहीं है जिसका नाम जमाल खशोगी कत्ल केस के हवाले से आता रहा है। तुर्की में जिन लोगों के खिलाफ गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया उनमें खालिद अल उतैबी भी शामिल था। सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी जो वाशिंगटन में रहते थे, उन्हें 2018 में इस्तंबुल में सऊदी कौंसलेट में बड़ी बेरहमी से मारा गया था। अमेरिका और तुर्की का कहना है कि जमाल खशोगी का कौंसलेट के अंदर एक कातिल दस्ते ने कत्ल किया और उससे मोहम्मद बिन सलमान ने भेजा था। जैसे ही खशोगी कौंसलेट के अंदर दाखिल हुए थे, बहस तकरार के बाद उन्हें इंतहाई बेदर्दी से मार दिया गया था और उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और टुकड़ों को डिसॉल्व कर दिया गया था। जमाल खशोगी की लाश आज तक नहीं मिली। शुरू में सऊदी अरब ने इनकार किया था कि खशोगी को कौंसलेट के अंदर मारा गया, लेकिन बाद में माना गया कि एक झगड़े के बाद उनकी जान गई। इस कत्ल के सिलसिले में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर इल्ज़ामात लगे हैं। ऐसा इल्ज़ाम है कि इस कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने ही दिया था, लेकिन सऊदी हुकूमत इस इल्ज़ाम को गलत बताती है। मुल्ज़िमीन में से बाज़ लोग मोहम्मद बिन सलमान के करीबी थे। हाल ही में फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। मैक्रों ने सऊदी अरब के अपने दौरे का बचाव करते हुए कहा कि इस दौरे का मतलब ये नहीं है कि वो खशोगी कत्ल को भूल गए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी कहा है कि खशोगी को कत्ल करने का ऑर्डर सऊदी हुकूमत की आला सतह पर दिया गया था। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खलीजी मुल्कों के दौरे पर हैं और खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद पैदा करने के मिशन पर है। वो अबू धाबी पहुंचे जहां उन्होंने अबू धाबी के लीडर से मुलाकातें की। सऊदी अरब और यूएई दो अहम मुल्क हैं और दोनों शाही ख़ानदानों के एक दूसरे से करीबी ताल्लुकात हैं। कई मामलात पर वो एक ही पेज पर हैं। यूएई के वज़ीर ख़ारजा खलीफा शाहीन अल मरार ने बताया कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मकामी, इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर ताउन बढ़ेगा। सऊदी अरब और यूएई कई मामलात पर एक जैसे मकसद रखते हैं, लेकिन हालिया अरसे में बाज़ मामलात पर इख्तलाफात पैदा हुए हैं जिनमें यमन जंग भी शामिल है। यूएई ने मोहम्मद बिन सलमान को मुल्क का आला तरीन एवॉर्ड पेश किया। मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले ओमान का दौरा किया था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल निहान ने एयरपोर्ट पर एमबीएस का इस्तकबाल किया। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद की तरफ से अमाराती क्राउन प्रिंस ने सऊदी क्राउन प्रिंस को ऑर्डर ऑफ ज़ायद एवार्ड पेश किया, जो मुल्क का सबसे बड़ा एवार्ड है। ये एवार्ड आमतौर पर बादशाहों, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को दिया जाता है। दोनों मुल्कों के क्राउन प्रिंसेस ने शाही महल कसर अल वतन में मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और कई शोबों में ताउन और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब में जल्द ही जीसीसी की छोटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के लीडर्स को हाल ही में अमारात की रियासतों के इत्तेहाद की 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद बिन सलमान इस दौरे के दौरान बहरीन और कुवैत भी जाएंगे। शाह सलमान
ایک ایسے وقت یہ دورہ کر رہے ہیں جب ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ UAE سے سعودی کراؤن پرنس قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ 2017 میں سعودی عرب اور اتحادی ملکوں نے قطر کی ناکہ بندی کی تھی اور اس پر دہشت گردی کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بعد محمد بن سلمان یا سعودی شاہی خاندان کے کسی اہم رکن کا یہ قطر میں پہلا دورہ ہے۔ مڈل ایسٹ میں حالیہ دنوں میں بہت بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ حال ہی میں ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی قطر کا دورہ کیا تھا۔ ترکی مڈل ایسٹ کے اتحادیوں کے ساتھ یعنی مڈل ایسٹ کے ملکوں سعودی عرب اور دوسروں کے ساتھ تعلقات سدھارنا چاہتا ہے، حالانکہ کئی معاملات پر پچھلے کچھ برسوں میں ترکی اور سعودی عرب اور اس کے اتحادی الگ الگ پیج پر تھے۔ UAE کے ایک اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے بھی ایران کا دورہ کیا۔ یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جس وقت سعودی اتحاد نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا، ترکی اور ایران نے قطر کا ساتھ دیا تھا۔ سعودی اتحاد اور ایران کے درمیان لمبے عرصے سے تناؤ ہے۔ لبنان، یمن، سیریا اور عراق کے حالات اور کئی دوسرے مسائل پر ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشمکش پائی جاتی ہے اور ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ایران کو حاشیے پر لانے کے لیے عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اتحاد بھی کیا۔ کچھ ملک کھل کر اتحاد کرتے ہیں اور کچھ ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹائے بغیر ویانا بات چیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ کی طرف سے بعض نئی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے بعض ایرانی عہدیداروں اور اداروں پر تازہ پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ پابندیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ شاید اس بات چیت کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے، ایسا بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے تہران میں کہا کہ ویانا بات چیت کے دوران بھی امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں یعنی ویانا بات چیت کے دوران امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں لگائی ہیں۔ امریکہ یہ بات سمجھنے میں ناکام ہے کہ پابندیاں اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ WHO نے کہا ہے کہ کووڈ ویکسینز اومائکرون ویریئنٹ کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کے حوالے سے WHO نے یہ دعویٰ کیا۔ WHO کے ڈاکٹر مائک ریان نے کہا کہ ہمارے پاس اثردار ویکسینز موجود ہیں جو اب تک وائرس کی تمام شکلوں کے خلاف اثردار ثابت ہو رہی ہیں۔ اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ویکسینز اومائکرون کے خلاف کام کیوں نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ شروعاتی ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اومائکرون لوگوں کو ڈیلٹا اور دوسری شکلوں سے زیادہ بیمار نہیں کرتا۔ اب تک 57 ملکوں میں اومائکرون کے کیسز پائے گئے ہیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اومائکرون کی وجہ سے کئی ملکوں نے ساؤتھ افریقہ اور دوسرے ملکوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ انڈیا میں اومائکرون کے کم سے کم 23 کیسز کو کنفرم کیا گیا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 8,449 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایکٹیو کیسز کم ہو کر 93,07,323 ہو گئے ہیں۔ یہ 555 دنوں کے سب سے کم ایکٹیو کیسز ہیں۔ 195 نئی موتوں کے ساتھ اب تک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,73,952 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں دیے گئے ویکسینز کی تعداد 129,54,00,000 ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کسانوں کو ایک نئی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف درج تمام کیسز فوری سسپینڈ کر دیے جائیں گے۔ ایک دن پہلے کسانوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ MSP کی قانونی ضمانت کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس دوران کسان مورچہ کی میٹنگ ہوئی جس میں حکومت کی تجویزوں پر غور کیا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسان مورچہ کے ایک 5 رکنی پینل نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزیر نریندر تومر سے ملاقات کی۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج جاری رہا۔ یہ لوگ 12 ارکان پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سرمائی سیشن میں اب تک کوئی کام نہیں ہو سکا۔ کرکٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ڈھاکہ میں 1 اننگز اور 7 رن سے ہرا دیا اور ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ مکمل کی۔ بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 205 پر آؤٹ ہو گئی۔ آف سپنر ساجد خان نے اس میچ میں 12 وکٹ لیے اور اہم کردار ادا کیا۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کو صرف 87 پر ڈھیر کر دیا گیا تھا۔ یہ بنگلہ دیش کا اپنی ہی زمین پر سب سے کم سکور ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔